अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, भली कर आया जी आया नो वशत के पखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। आज जुमे का दिन और कई मौज़ूआत हैं अहम जो कि आपके लिए हैं बहुत ज़रूरी। पाकिस्तान के लिए सबसे पहले अच्छी खबर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ सतह पर मुआहदा तय पा गया। कर्ज प्रोग्राम बहाल हो गया। IMF पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स देने पर रजामंद भी है। कर्ज प्रोग्राम के तहत जारी मजमूई रकम 4.2 अरब डॉलर्स हो जाएगी। इसके अलावा हुनरमंद अफराद किसी भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। आज नौजवानों की हुनरमंदी पर तफसील से बात करेंगे। बलूचिस्तान, जहां 1 माह से तूफ़ानी बारिशें और सैलाब जारी है, अमवात की तादाद ऐसे में 70 से ज़ायद हो चुकी है। सैकड़ों घर मुनहदिम हो चुके हैं, फसलें और बागात तबाह हो चुके हैं। मानसून की बारिशों के पेश नज़र सूबे में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इसके अलावा ईद घर वालों के साथ मनाने के बाद दुनिया के कम उम्र तरीन कोपैमा शेरोज़ काशिफ अब दुनिया की एक और 8000 मीटर बुलंद चोटी पर कौमी परचम लहराने जा रहे हैं। वो अब तक 8 बुलंद तरीन चोटियाँ फतह कर चुके हैं, जो कि दुनिया में टोटल 14 हैं। वाज़ेह रहे कि गशब्रम दुनिया का 13वां और पाकिस्तान का 5वां ऊंचा पहाड़ है जो कराक्रम सिलसिले में वाक़ है। इसके अलावा आज शो में बहुत सी दीगर बातें, लेकिन सबसे पहले मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर से शो का आगाज़ करेंगे। माशी उफ़क़ पर कई माह से जारी बेयकीनी के बादल छट गए हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए स्टाफ सतह पर मुआहदा तय पा गया है। IMF 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स की अगली किस्त जल्द जारी करेगा। आलमी इदारे ने कर्ज प्रोग्राम में 1 साल की तोसी और इजाफा 1 अरब डॉलर्स देने पर भी आमादगी जाहिर कर दी है। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहदे की हतमी मंजूरी देगा। इस हवाले से पहले इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। IMF से पाकिस्तानी मईशत और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए नवीद आ गई। कर्ज प्रोग्राम बिलाखिर बहाल। पाकिस्तान को 7वीं और 8वीं इक्तिसादी जायजे की तकमील पर 1 अरब 17 करोड़ 70 लाख डॉलर यकमुश्त मिल जाएंगे। IMF कर्ज प्रोग्राम में जून 2023 तक तोसी और इसका हजम बढ़ाकर 7 अरब डॉलर करने पर भी आमादा हो गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट पैगाम में अवाम को खुशखबरी सुनाई। मदद और ताउन पर वजीर आजम, साथी वज़रा और अपनी वजारत के हुकाम का शुक्रिया अदा किया। IMF की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे और पॉलिसी इकदाम पर अमल दरामद में ताखीर के बाइस पाकिस्तानी मईशत को संगीन चैलेंजेस का सामना है। जून में महंगाई 20% से तजावुज कर गई, जबकि रुपए की कदर और ज़र मुबादला ज़खायर में तेजी से कमी आई। तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जे में 850 अरब का इजाफा होगा। इससे लोड शेडिंग बढ़ने का खदशा है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने बिजली की कीमतों में बर वक्त इजाफे, गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन में कमी के लिए इकदाम की यकीन दहानी कराई है। इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम करने के अलावा NAB समेत इस्तेज़ादे करप्शन के तमाम इदारों की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन की इस्तेज़ादे कार को बेहतर बनाया जाएगा। IMF ने जोर दिया है कि पाकिस्तान हालिया बजट में ऐलान करदा इकदाम पर मुकम्मल अमल दरामद, अखराजात में कमी और रेवेन्यू में इजाफा यकीनी बनाए। मुश्किल आलमी हालात के तनाजुर में इजाफी इकदाम के लिए भी तैयार रहने की हिदायत कर दी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। और IMF से मुआहदे पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुशी से है निहाल। ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की क़यादत में वज़ारत ख़जाना और दफ्तर ख़ारजा की टीम्स मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। IMF प्रोग्राम इन्हीं की कोशिशों से बहाल हुआ। डील ज़बरदस्त टीम वर्क का नतीजा है। मुआहदे ने मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने की मंजिलें तय की हैं। इस सब पे हम अब बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हाकान नजीब माहिर माशियात मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छी खबरें है सर मुल्क की मईशत के लिए। पेट्रोल जो है उसमें भी हमने देखा कि आवाम को रिलीफ जो है वो कुछ मिलने जा रहा है। तो सर बताएं ज़रा कि आगे जाके हमारे लिए कितनी ज़िंदगी आसान होने जा रही है, या फिर अभी भी कुछ मुश्किल मरहले हैं? Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and assalamu alaikum to everyone. It's always a pleasure to be on Sama. देखें, एक तो हमें ये क्लैरिटी थी कि ऑल रोड्स लीड टू IMF। पिछले 3-4 माह में हम और कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि हम अपनी मुश्किलात को इन द नियर टर्म आसान कर सकते, बट टू गो टू द IMF। सो इट्स गुड कि हमने ये मुआहदा IMF के साथ कर लिया है, बट हमें ये याद रखना चाहिए कि जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है वो अभी भी मुश्किल है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट भी मुश्किल है। पर इसमें जो अच्छी चीज़ होगी वो ये है कि हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे।
और अगर ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्ड होते हैं तो आप देखेंगे कि जो रूपी की मूवमेंट एक ही साइड पे चल रही थी, यानी कि रूपी वीक होता चला जा रहा था, उसमें कुछ आपको स्ट्रेंथनिंग भी दिखाई दे सकती है, यानी कि रूपी जो है उसको तक़वियत मिलेगी रिजर्व्स के बिल्ड होने से। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे बहुत से दोस्त ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई शामिल हैं, वो ये चाहते थे कि हम आईएमएफ से मुआहिदा कर लें, तो फिर जो मदद वो कर सकते हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बिल्ड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसमें आसानी पैदा होगी। सो हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि हम उनके साथ भी काम करेंगे और इन रिजर्व्स को बिल्ड करेंगे। पर ये ज़रूर याद रखिए कि इससे जब हमारी डॉलर की विज़ रूपी की स्ट्रेंथनिंग होती है, तो हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो सस्ती होती हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस में भी बेहतरी हुई है, और अगर रूपी भी स्ट्रेंथन होता है तो आने वाले दिनों में जो एनर्जी प्राइसेस हैं उनमें कुछ इस्तेहकाम आएगा। सो ये तो है एक अच्छी खबर। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान के सारे सेक्टर्स जो हैं वो इस वक्त डिफ़िकल्टी में हैं, और हमें अपना काम जो है आगे बहुत करना है, चाहे वो बजट पे हो, चाहे वो एनर्जी पे हो। स्पेशली अभी शकील ने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि 850 अरब का सर्कुलर डेट जो है वो सिर्फ बिल्ड हुआ है पावर सेक्टर में FY22 में, यानी कि एक साल में। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। तो हमें पावर सेक्टर में जो ज़रूरी काम है वो आगे चलकर करना है ताकि ये हालात बेहतर हो सके। इसी तरह से हमने इन्फ्लेशन को बेहतर करना है, यानी कि जो कीमतों का बढ़ना है वो हम रोक तो नहीं सकते, पर इस बढ़ने को हम, जो रफ्तार है बढ़ने की, उस पर काबू पाने की कोशिश कर सकते हैं, मंथ ऑन मंथ एटलीस्ट। सो आईएमएफ के मुआहदे में कुछ ऐसी शराइत हैं जो हमने उनके साथ तय की हैं, जैसे कि रुपए की जो कदर के अलावा जो इंटरेस्ट पेमेंट्स, यानी कि जो पॉलिसी रेट है, उसमें थोड़ी सी टाइटनिंग आपने देखी। इससे कुछ डिमांड मुल्क में जो है वो कम होगी, यानी कि जो एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट हो गई थी, इससे हम उम्मीद करते हैं कि जो प्राइसेस का बढ़ना है इसको भी थोड़ी सी तक़वियत मिलेगी। इससे हर आम और ख़ास, ये आम आदमी का जिक्र होता है इस वक्त, हर इंसान पाकिस्तान में और ग्लोबली भी प्राइसेस की जो पोजीशन है उससे निहायत ही तकलीफ में है। सो उसमें कुछ बढ़ने में हमें तक़वियत मिल सकती है। तो ये एक ओवरऑल तनाजुल है जिसमें पाकिस्तान आईएमएफ के साथ मूव किया है, और ये इन द शॉर्ट रन निहायत ही खुशाइन बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पाकिस्तान के तनाजुर में मज़ीद बात तो करना चाहूँगा, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि अभी जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि हमें उनकी तरफ भी देखना है। और लोग ये जानना चाहते हैं कि एक तो ऑब्वियसली ग्लोबल फैक्टर द वॉर, रशिया वर्सेस यूक्रेन, वो तो है, उसके अलावा और कौन से मज़ीद ऐसे ग्लोबल फैक्टर्स हैं कि इस वॉर के ख़त्म होने के बाद भी वो हमारी इकानमी पे असरअंदाज रहेंगे? सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जहां आपकी तेल की कीमतों में कमी हुई और हम उसको इस तरह ले रहे हैं कि हम लोकल प्राइस को भी कम कर सकते हैं, पर आप ये भी देखिए कि जब तेल की कीमतों में कमी हुई वो कैसे हुई। वो इस तरह हुई कि दुनिया भर में डिमांड को स्लो किया गया। जब दुनिया भर में डिमांड को स्लो किया जाता है तो ये याद रखें कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऑर्डर्स भी हिट होते हैं, और अगर आपकी एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर हिट होते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट्स में कमी आ सकती है। वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। सो इसी तरह अगर पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो हैं उनमें कुछ अनईजीनेस होती है कि वहाँ पे अगेन डिमांड फॉर पाकिस्तानीज टू गो एंड वर्क देयर वो कम होती है। सो ये एक इट्स अ डबल एज्ड सोर्ड के जो कीमतों में कमी हुई है। सो ये फैक्टर्स अभी प्ले करते रहेंगे, बट हमें जो करना है ना जी असल वो ये है कि हम देखें कि हमारी जो सारे सेक्टर्स हैं, चाहे वो हमारी फिस्कल साइड हो, यानी कि हमारा जो बजटरी साइड है उसका खसारा बढ़ा हुआ आ रहा है, हमारा एनर्जी का खसारा बढ़ा हुआ आ रहा है, हमारा करंट अकाउंट बढ़ा हुआ आ रहा है। हमें एक्चुअल काम करना है बियॉन्ड द आईएमएफ इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, और उसका ताल्लुक जो है हमारे डोमेस्टिक वर्क से है, जिसमें एग्रीकल्चर है, एनर्जी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस है। हमें असल में इन चीज़ों पे मूव करना है। हमें आईएमएफ एक ब्रीदिंग स्पेस देता है अगले 3 से 4 माह की, कि आपको एक रकम मिल जाएगी और कुछ प्राइसिंग चेंजेस आपने किए हैं। वो प्राइसिंग चेंजेस डिफ़िकल्ट हैं बट ज़रूरी भी हैं, वो आपने किए हैं और आपको इन एक तक़वियत मिल रही है। अब असल काम जो है वो अब भी बाकी है कि हम ये सारी चीज़ों को, चाहे वो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हों, इनको ठीक करने का काम करें। जब तक हम ये नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म ना इन्फ्लेशन बेहतर होगी, ना ही पाकिस्तानी मईशत अपने पाँव पे खड़ी हो सकेगी।
अच्छा डॉक्टर साहब, यकीनन ब्रीदिंग स्पेस तो हमें मिला है, बट कंडीशनल, ठीक है, क्योंकि जो ग्लोबल लेंडर है IMF हमारा, वो साथ ये कह रहा है कि ये हम आपको देंगे, लेकिन इसके साथ इस्लामाबाद शुड स्टैंड रेडी टू टेक एनी एडिशनल मेजर्स। वो एडिशनल मेजर्स क्या हो सकते हैं? देखें कि एक तो ये हमें याद रखना चाहिए कि हमने बहुत से मेजर्स लिए हैं, जिसमें बजटरी मेजर्स देखे आपने अपना जो फिस्कल का खसारा है उसको कदरे कम करके IMF के साथ एग्री किया कि वो 4.9% ऑफ GDP हो जाएगा। आपने ये भी एग्री किया कि जो आपका प्राइमरी डेफिसिट है उसका मतलब यह है कि वो डेफिसिट जो कि इंटरेस्ट पेमेंट्स के अलावा आप कर रहे हैं, वो पहले 153 अरब रुपए के करीब था, अब 300 से भी हमने एग्री किया उससे बढ़ा के करेंगे। ज़्यादा मेजर्स जो हैं वो तो रहेंगे रेवेन्यू साइड पे, कि अगर हमारी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो उस तरह पहले क्वार्टर में नहीं आती जिसको हमने तय किया है, ये क्वार्टरली टारगेट्स होते हैं जिस नाजरीन के लिए। अगर एक क्वार्टर में वो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं आती तो हमें कुछ रेवेन्यू के मेजर्स जो हैं वो लेने शायद पड़ सकें, बट उम्मीद ये करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ हमें ये देखना होगा कि हमारा जो करंट अकाउंट का खसारा है, उससे क्या मतलब है कि जो हमारी बैरूनी महसूलात हैं उनका जो खसारा है वो अगर कम होके उस सतह पर नहीं आ जाता, जो हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो फ़र्क है रेमिटेंसेस को निकाल के और फाइनेंशियल जो मूवमेंट्स होती हैं उनको निकाल के, वो भी अगर उस सतह पर नहीं आ जाता तो हमें इंपोर्ट्स को कर्ब करने के या अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के कुछ मेजर्स लेना पड़ेंगे। और तीसरा ऑफ कोर्स वो चीज़ें कि अगर एनर्जी का खसारा जो कि बहुत ही तशवीशनाक हद तक बढ़ गया है, उसमें माहवार कमी नहीं होती या क्वार्टरली कमी नहीं होती, तो हमें एडिशनल मेजर्स ऐसे लेने पड़ेंगे कि वो प्राइसिंग चेंजेस भी हो सकते हैं और वो टाइटनिंग ऑफ बेल्ट भी हो सकती है, और उसमें सबसे ज़्यादा काम करने की मेरा ख्याल है ज़रूरत है। बट लेट्स होप कि जो खदोखाल एग्री हुए हैं, लेट्स स्टिक टू देम, कि हम फिस्कल पे वहीं पे स्टिक करें, हम एनर्जी पे जो बात हुई है उस पर स्टिक करें। बट मैं फिर कहता चला जाऊँगा कि ये प्राइसिंग चेंजेस हैं, इसमें एक आखिरी प्राइसिंग चेंजेस ये भी हो सकता है कि अगर इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों का बढ़ना जो इस वक्त 21% था जून में, इस पे सप्लाई साइड मेजर्स से, यानी कि जो हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सप्लाई है उसको बेहतर कर पाएं और हम ये कर पाएं कि हम अपने खर्चे जो हैं उन पे कंट्रोल कर पाएं, और इन दोनों से अगर वो कम नहीं होती तो आपको जो शराय सूद है उसमें और बढ़ाना पड़ेगा। निहायत ज़रूरी है कि शॉर्ट टर्म में भी हम जो हमारे हाथ में है कैलिब्रेशन ऑफ द इकोनॉमी, चाहे वो खर्चे हों हुकूमत के, चाहे वो सर्कुलर डेट हो यानी कि जो हमारी ब्लीडिंग हो रही है वो हो, इन पे हम काबू पाएं ताकि हमें मॉनेटरी टाइटनिंग ना करनी पड़े, शराय सूद को और ना बढ़ाना पड़े, ताकि बिजनेसेस जो हैं उनके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ना बढ़े। तो निहायत ही मैंने एक डिफिकल्ट पिक्चर पेंट की है ज़रूर, बट पिक्चर है इतनी डिफिकल्ट, हमें ये कैलिब्रेशन करनी है ताकि हम इसमें से अगले 3-4 महीने में इस ब्रीदिंग स्पेस का फायदा उठा सकें। अब असल ओनस इस चीज पे है, और मैं फिर कहूंगा कि जब तक पाकिस्तान मीडियम टर्म स्ट्रक्चरल मेजर्स नहीं लेगा, यानी कि ऐसे मेजर्स आसान लफ्जों में कि हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर में नहीं दे देंगे, हम जब तक अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बेहतर नहीं करेंगे, हम जब तक इन कलीदी मसाइल को हल करने की तरफ नहीं चलेंगे, हम बार बार इन मसाइल में फंसते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, उस पर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो किसी भी माशरे में नौजवानों की अहमियत और तरक्की में उनके किरदार को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। हुनरमंद अफराद किसी भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान के ह्यूमन कैपिटल में नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा है। हुनर सीखने से नौजवानों को बेहतर रोज़गार मैसर आता है। नौजवानों को हुनरमंद बनाकर ही मुल्क का मुस्तकबिल संवारा जा सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन सिंध टेक्निकल बोर्ड एजुकेशन डॉक्टर मसरूर अहमद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और हम आज बात करने लगे। जैसे कि मैं इसको बिल्कुल अगर उस चीज़ से उठाऊँ, हमारे यहाँ कहा जाता है बेटा डॉक्टर, बेटी डॉक्टर, लड़का इंजीनियर, लेकिन हम कई मरतबा ये जो टेक्निकल एजुकेशन है उसकी जो है हम वैल्यू बिल्कुल नलिफाई कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं।
कितनी अहमियत है टेक्निकल एजुकेशन की, ज़रा तो ये बताइए पहले। देखिए, मैं स्टार्ट करूँगा कि आजकल हमारे यहाँ जो है स्किल की जो है ज़रूरत हर फील्ड में। पहले ये कहा जाता था कि ये वाइट कॉलर जॉब है और ये ग्रे कॉलर जॉब है। समझा ये जाता था जो ग्रे कॉलर जॉब है वो स्किल ओरिएंटेड होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जितनी भी वाइट कॉलर जॉब हैं उसमें तरह तरह की स्किल्स आपको चाहिए होती हैं। जैसे मैनेजमेंट स्किल है, जैसे आपका टाइम मैनेजमेंट है, जैसे जो है आपको आना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेट करना, ठीक है। तो अब जो CEO हैं वर्ल्ड वाइड, ये सारी चीज़ें उनको होती हैं। फिर देखें आज तो टेक्निकल अब स्किल्स की ज़रूरत जो है वाइट कॉलर जॉब के लोगों को भी है और ग्रे कॉलर जॉब के लिए ज़रूरत थी। दुनिया भर में टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस दी जाती है और जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं अगर उनमें देखें तो टेक्निकल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन को कंपेयर करें तो वो ख़ास तौर से फिनलैंड में 90% तक जाता है, दूसरे जर्मनी में 50% तक जाता है। हमारे यहाँ इत्तेफाक से बदकिस्मती ये रही है कि एक तो हमारी सोसाइटी भी और फिर हमारे जो इदारे हैं टेक्निकल एजुकेशन जनरल एजुकेशन का 2% है। ओह माय गॉड। एक तो ये चीज़ है। फिर उसका अलमिया भी ये भी है कि सोसाइटी भी उसको एक्नॉलेज नहीं करती। लेकिन अब लोगों को समझ लेना चाहिए कि टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग वो वाहिद एरिया है जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं। जॉब्स जो हैं मल्टी स्किल होती चली जा रही हैं हर एरिया में। तो स्किल अब वक्त की ज़रूरत है हर किस्म की। अगर आपके पास हुनर है तो मैं समझता हूँ आप भूखे नहीं मरेंगे। एब्सोल्युटली। और जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कंटेम्प्रेरी दौर में अब ई-कॉमर्स जो है उसका रुझान बढ़ता चला जा रहा है। हाफिज़ अहमद साहब हमें ग़ालिबन दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं, ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं आज कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्किल हासिल करना, क्योंकि आपको जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि हमारे यहाँ सबको बाबू बनने का शौक़ है, लेकिन हम कहीं पिछले इस 10 साल के अरसे में भूल गए कि जी टेक्निकल साइड पे भी हमें अपने आप को बहुत साउंड होना है। हमने देर कर दी हाफिज़ साहब इस तरफ आने में, आपको लगता है कि अभी भी विंडो है? अभी हम नॉर्मली हमारा नौजवान देखता है कि वो अमेरिकन को, यूरोप को, उनको फॉलो करता है। दुनिया में फ्रीलांसिंग में अमेरिका टॉप पे है। वो लोग वाइट कॉलर को छोड़ के फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं। और फ्रीलांसिंग का मतलब है ऑफ कोर्स टेक्निकल, कोई ना कोई टेक्निकल स्किल आपके पास है तो आप एक वर्चुअल प्लेस पे बैठ के अपने सर्विसेज दे सकते हैं ना किसी को। हमें इसकी इतनी ज़रूरत है कि हमें बातें समझ आती हैं जब दुनिया आगे निकल जाती है। लास्ट ईयर अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, सऊदी अरब की ऑयल एक्सपोर्ट, उससे ज़्यादा इंडिया ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करके पैसा कमाया। हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन आईटी में वो हमसे इतना आगे जा रहा है, उसको पता लग गया है कि अब दुनिया क्योंकि ई कॉमर्स और डिजिटल की तरफ जा रही है तो इसी तरफ ही आना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। डिग्री की अगर हम बात करें, एक नॉर्मल डिग्री करके एक नौजवान निकलता है, किसी भी फील्ड में जाता है, तो जाके पहले दिन से वो काम नहीं कर सकता। उसको 3-4 महीने इंटर्नशिप चाहिए, उसे काम जीरो से सीखना होता है। मैं डिग्री के खिलाफ बात नहीं कर रहा, डिग्री भी जरूरी है, लेकिन जब आप कोई स्किल लेके जाते हैं तो आप पहले दिन से काम पे होते हैं, आप पहले दिन से काम कर रहे होते हैं। तो इसकी बड़ी ज़रूरत है और हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। अफसोस की बात यह कि हम लोग हर काम में हमेशा देर कर देते हैं, लेकिन अभी भी बहुत पोटेंशियल है। दुनिया आगे और डिजिटल की तरफ ही जा रही है। अभी भी वक्त है, नौजवानों को इस तरफ आ जाना चाहिए और अपने आप को कोई ना कोई एक स्किल ऐसे सीख लें जिसको वो वर्चुअली सेल कर सकें। अपने घर बैठ के अमेरिकन क्लाइंट को सर्विस दे दें, अपने घर बैठ के यूरोप के क्लाइंट को सर्विस दे दें। इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। अब जो है ना, जहाँ दुनिया जाती है हम 10-20 साल बाद वहाँ आते हैं। तो अब तो मामलात ये हो गए हैं कि जहाँ आईटी की बात है, दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, दुनिया क्या हमारा रीजन इतना आगे जा चुका है कि हमें उसको कम्पीट करते करते भी आगे 10 साल लगेंगे। गवर्नमेंट सतह पे इस पर क्या किया जा रहा है कि आईटी पार्क्स बनाए जाएँ, आईटी सेंटर्स बनाए जाएँ? देखिए, एक तो मैं बात करूँगा कि हमारे यहाँ भी टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग में पैराडिम शिफ्ट हुआ है और ये पिछले 15 सालों में हुआ है कि जो था पहले एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते थे कि टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग दोनों आइसोलेशन में चलती थी और कोई अपवर्ड मोबिलिटी नहीं थी। वोकेशनल ट्रेनिंग अलग होती थी और टेक्निकल एजुकेशन, इवन वोकेशनल ट्रेनिंग वाला बच्चा एडमिशन नहीं ले पाता था टेक्निकल एजुकेशन में। अब पैराडाइम शिफ्ट ये हुआ है कि अब
वो शिफ्ट हो गया है टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग दोनों चीज़ें। हमारे यहाँ नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बन गया है जो कि वक्त की ज़रूरत था, टेक्निकल एजुकेशन के लिए प्रमोशन के लिए ज़रूरी था। हमारे यहाँ जो है पहली बार 2015 में नेशनल टेबट पॉलिसी बनी है, उससे पहले जो है ये एजुकेशन पॉलिसी का एक पार्ट होता था, एक चैप्टर होता था। तो NVQF आया जब से, तो उसमें जो मेजर जो इशू है वो जो हमारे क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जनरल एजुकेशन का उससे लाख दर्जे बेहतर है। इसमें ये है कि हॉरिजॉन्टल मोबाइलिटी है कि बच्चा जो है टेक्निकल एजुकेशन से जनरल एजुकेशन में जा सकता है। वर्टिकल मोबाइलिटी है कि बच्चा वोकेशनल ट्रेनिंग लेवल क्वालिफिकेशन 1 में है तो लेवल 8 PhD तक जा सकता है वो। फिर ये है कि फ्लेक्सिबल भी है सिस्टम कि बच्चा एक क्वालिफिकेशन लेवल हासिल कर ले, उसके बाद जॉब पे चला जाए, बाद में कुछ गैप के बाद क्वालिफिकेशन लेवल 2 ले ले। फिर तीसरी बात यह है कि इसमें क्रेडिट ट्रांसफ़र भी है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी है कि किसी बच्चे के पास अगर स्किल है, हुनर है, और वो चाहे कि जिससे उसकी सर्टिफिकेट में मिले तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का 1 डे एग्ज़ाम होगा, उसमें वो अपेयर हो, अपनी स्किल डेमोस्ट्रेट करे, अपने आप को कॉम्पिटेंट शो करे, वो इस तरह से सर्टिफिकेट ले सकता है। तो ये चीज़ें आई हैं। वो बिल्कुल सही बात है कि हम पीछे रह गए अपने रीजन के हवाले से भी, हम बाद में आए, 2015 में बना ये। और IT के हवाले से जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट के, लेकिन बात यह है कि हमारी सोसाइटी को भी इसमें चेंज होना पड़ेगा। और जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग के इशू हैं वो डेवलप कंट्रीज़ के भी हैं, हम तो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर रिलेवेंट ट्रेनिंग नहीं इदारों में होती है, तो टेक्निकल एजुकेशन के जहाँ भी सक्सेसफुल जो मॉडल हैं, उन सक्सेसफुल तमाम मॉडल में ये है कि जो है इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेजेस मेजर रोल प्ले करते हैं। सबसे कामयाब मॉडल आप देख लें जर्मनी का है, डुअल ट्रेनिंग सिस्टम, जहाँ बच्चा हफ्ते में 3 दिन इंडस्ट्री में जाता है, 2 दिन तालीम इदारे में जाता है। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग का जो है टर्म सिस्टम है, UK में है, और K4 जो है USA में है कि बच्चा जो है वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मस्ट है उसके लिए अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद। यहाँ ये भी होता है कि बच्चा जो है एक टर्म में जो है वो पूरा टर्म जो है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है वीक में बच्चे को मूव कराना, तो एक टर्म उसने तालीम इदारे में गुजारा, नेक्स्ट टर्म इंडस्ट्री में गुजारता है। और इसकी ये अब ज़रूरत है कि हमारी इंडस्ट्री को एकेडमिया के साथ मिलकर काम करना चाहिए, हमारे इदारों को इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है कि इंडस्ट्री एकेडमिया जो गठजोड़ होता है वही आपकी किसी फील्ड को उठाता है। हाफिज़ साहब, आप इससे एग्री करेंगे? और अगर करते हैं तो फिर पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ और एकेडमिया कितनी ज़्यादा जॉइंट है आपस में इन टेक्निकल हुनरबाजों को ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए? ये बिल्कुल एग्री करते हैं, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल फैक्ट्स के साथ बात की है। लेकिन मसला ये है कि हम जिस IT इंडस्ट्री की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में उस तरह की बड़ी कंपनीज नहीं है, तो यहाँ पे उनका आपस में इंटरेक्ट करना उस तरह से मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कि बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस की, अब अगर हम जर्मनी, UK, अमेरिका की बात करें तो उनके पास जो डिग्री हो रही है उससे रेलिवेंट इंडस्ट्री भी मौजूद है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जहाँ तक हम स्किल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल स्किल्स आप एक बच्चे को सिखाते हैं कि जी आपने ऑनलाइन सेल कैसे करना है या आपने डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, उसके लिए बड़ी कंपनीज उस लेवल की पाकिस्तान में तो नहीं है। फिर हमारे बच्चों को क्या करना पड़ता है, ये वर्चुअली काम करते हैं, ये यहाँ बैठ के अमेरिकन किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होंगे, यहाँ बैठ के UK की किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होंगे, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, आप कहीं भी बैठ के काम करें। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम ये कहें तो पाकिस्तान में भी बहुत टाइम लगेगा। अभी देखें, अमेजोन है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, वो अभी पाकिस्तान में आया लास्ट ईयर। आने से मुराद ये है कि आप पाकिस्तान से बैठ के उसका अकाउंट बना सकते हैं और अमेजोन पे सेल कर सकते हैं, नॉट इन पाकिस्तान। हाँ, आप एज अ पाकिस्तानी अमेरिका में सेल कर सकते हैं, UK में कर सकते हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नेदरलैंड्स, सऊदी और दुबई में भी अभी अमेजोन आ गया, आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के। लेकिन अब उसके लिए मुझे बताएं कि जब वहां पे एक बच्चा स्किल सीख के निकलेगा तो पाकिस्तान में तो इस तरह का कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां पे बच्चों को इस तरह की स्किल्स प्रैक्टिकली दी जा सके कि वो प्रोडक्ट सेल कैसे करेंगे, प्रोडक्ट को हंट कैसे करेंगे, उसकी सोर्सिंग कैसे करेंगे। तो ये काम अब हमारे जैसे बहुत से लोग पाकिस्तान में अलग से कर रहे हैं। जरूरत है कि हमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई ऐसा मौका फराहम किया जाए कि सारे लोग इकट्ठे हों। अब इंडिविजुअल्स तो पाकिस्तान में मुझ जैसे और भी लोग हैं जो करवा रहे हैं कि जी ठीक है, हम आपको अपने अकाउंट दे देते हैं। अब ये हम बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। मेरा अमेजोन का अकाउंट है, उस पर लाखों डॉलर्स की सेल है, वो मैं रिस्क लेता हूँ कि नए बच्चे को कहता हूँ चलो आओ इस पर प्रैक्टिस कर लो। लेकिन आखिर कब तक ऐसे होगा कि हम अपने अकाउंट्स देते रहेंगे और प्रैक्टिस करवाते रहेंगे? तो गवर्नमेंट अगर बड़े लेवल पे कोई इनिशिएटिव ले, उन जो बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं उनको पाकिस्तान में लेके आए, उनके यहाँ पे ऑफिसेस हों, तो ये चीज़ें बच्चों के लिए आसान हो जाएंगी। कर अभी भी रहे हैं,
लेकिन अभी इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, गवर्नमेंट पे काम करने की। मैं हाफिज साहब यही चीज़ मैं ज़रा डॉक्टर साहब से पूछा। डॉक्टर साहब, आपने वैलिड पॉइंट उठाया, उसका वैलिड रिबटल भी वहाँ से आया कि जब इंडस्ट्रीज़ होंगी तो फिर एकेडमी से कनेक्शन होगा। क्या कर रहे हैं हम कि वो इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान है? बिल्कुल, देखें यहाँ पर हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, बड़े काम कर रहे हैं। हम वैसे एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन बोर्ड हैं, लेकिन हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो हाफिज़ साहब ने बड़ी अच्छी पर्टिनेंट बात की। ई कॉमर्स गेटवे को आप जानते होंगे। ई कॉमर्स गेटवे के साथ हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और उनकी तमाम एग्जीबिशन में सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन शामिल होता है। और ई कॉमर्स गेटवे के साथ हम 18 तारीख को एक दाऊद यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है उसमें एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि जो है बिज़नेस चाइनीज़ इंस्टीट्यूशन के साथ जो है वो बिज़नेस करेगा, अली बाबा के साथ जो चीज़ें करेंगे। और ई कॉमर्स गेटवे के पास वो कहते हैं कि हम जो है सबसे बड़े पाकिस्तान के अकाउंट होल्डर हैं, येलो पेजेस के मतलब वो बानी हैं, ठीक है। तो येलो पेजेस उनके पास मौजूद है, तमाम बिजनेस उनके पास ऑनलाइन मौजूद हैं। वो कहते हैं ये बच्चे जो 3 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइनीज़ कल्चर, चाइनीज़ बिज़नेस की ट्रेनिंग है, तो वो अली बाबा का सारा कॉन्सेप्ट देंगे। उसके बाद उन बच्चों को एक्सेस भी देंगे कि वो बच्चे जो है 1 साल के लिए फ्री अपने उस पर अकाउंट देंगे कि बच्चे उन पर काम करें। 50 बिजनेस का वो काम करेंगे। दूसरी जो डेवलपमेंट हुई है, हुआवे पाकिस्तान आ गया है और मेरी एक मीटिंग हो चुकी है, उन्होंने अपना ऑफिस खोल लिया इस्लामाबाद में। अच्छा। वो हमारे जो इदारों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए बड़े इंटरेस्टेड है। मेरी एक मीटिंग उनके साथ हो चुकी है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में भी अब आ रही हैं, क्योंकि चाइना के साथ हमारा बड़ा है। हम जो है हमारे बच्चों को जो है अब पता होना चाहिए कि चाइना के साथ बिल्कुल हाफिज़ साहब ने सब बात की कि हमारे यहाँ जो है एक तो इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है इदारों में, जो कि होना चाहिए, जो बच्चों को बताएं और बैठने की बताएं। ये चीज़ें अब डेवलप होना शुरू हो गई हैं। हम इनिशियल स्टेज पे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही बाहर हैं। तो हमारे बच्चे आने वाले वक्तों में चाइना से चीज़ें लेंगे और बाहर सेल करेंगे। हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट शुरू होने चाहिए पाक चाइना में। बड़ी हैरतअंगेज़ बात मुझे अभी पिछले दिनों पता चली कि ई कॉमर्स गेटवे के डॉक्टर खुर्शीद ने मुझे बताया कि मैं चाइना गया तो मैंने वहाँ शर्ट एक मार्केट में देखी, तो वो शर्ट जब मैंने उसका कॉलर खोला तो वो बांग्लादेश लिखा होता। और बड़ी हैरतअंगेज़ बात है कि हम यहाँ पर इंपोर्ट तो कर रहे हैं चाइना से, लेकिन एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कि जिसमें गारमेंट्स है, जिसमें फूड आइटम है, जिसमें हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, वो सारी जो है चाइना एक बड़ी मार्केट है। जब ये बच्चे बैठेंगे हम इसी उस पर जा रहे हैं कि ये बच्चे जो बैठे हैं तो 2 वे इंट्रैक्शन हो। अली बाबा का कोई सामान लेके एक ट्रक चाइना से आता है तो हमें कॉस्टली पड़ती है प्रोडक्ट, इसलिए कि वो ट्रक खाली जा रहा होता है। बिल्कुल, तो वो ट्रक खाली नहीं जाना चाहिए, वो ट्रक जो है हमारी गोट्स लेके जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मसूद साहब और हाफिज़ अहमद साहब, आप दोनों तशरीफ़ लाए। बड़ा मज़ा आया गुफ्तगू में कि जहाँ पे हमने देखा कि प्राइवेट कुछ इदारे हैं जो कि इस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स ला रहे हैं, जहाँ पे नौजवान अपने हुनर को मज़ीद स्किल्स को पॉलिश कर सकें। ज़रूरत इस अमर की है कि इसको सरकारी सतह पर भी इसी तरीके से पजीराई मिल सके। अभी एक ब्रेक लेना, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने के लिए हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको नए दिन में खुशामदीद कहेंगे। हमारी सकाफ़त बहुत रंगीन है और हमारे हर शहर की कोई ना कोई सकाफ़त होती है। जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की सकाफ़त की बात करते हैं, तो वर्ल्ड रेनाउंड ट्रक आर्ट, उसकी तो क्या ही बात है। दुनिया भर में इसको पजीराई मिलती रहती है। ट्रक आर्ट के ज़रिए पाकिस्तानी कल्चर को फ़रोग़ देने वाले अली सलमान अंचन आज बने हैं नया दिन के मेहमान। हम अली भाई से बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अली भाई, क्या सोच के आपने इस जॉनरा में काम किया? क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं कि जो मुख्तलिफ जॉनर्स को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन वाई ट्रक आर्ट? सर, पहली बात तो ये आपका अपना आर्ट है, पाकिस्तान का अपना आर्ट है, ज़मीन का आर्ट है। बाकी सारे आर्ट जो हैं वो काबिल एहतराम है, क्योंकि आर्ट फॉर्म है, वो कोई भी हो। मगर देखें, इसको हम हमेशा से फॉर ग्रांटेड लेते रहे कि हमारा अपना शायद, मगर ये जितना इस आर्ट के अंदर रिचनेस है, इसके अंदर कल्चरल एस्पेक्ट है, इसके अंदर जितनी डेप्थ है, वो मेरी नज़र में और आर्ट में भी होगी, मगर इसमें ज़्यादा है। क्योंकि सबसे अच्छी बात है इससे आपकी कनेक्टिविटी होती है, क्योंकि ज़मीन का आर्ट है, पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करता है। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें थी शायद। तो मेरा कल्चर का बैकग्राउंड था, क्रिएटिव बैकग्राउंड था, जब मैंने सोचा कि इसके अंदर कुछ हो सकता है, तो फिर हमने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, उसका नाम है फूलपत्ती। वो एक टीम है पूरी, तो जिसके अंदर हमारे एक सीनियर मेंबर हैं मुमताज़ साहब, एक और मेंबर हैं अमीन साहब, फिर मैं हूँ, मैं फाउंडर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। तो फिर हमने और भी बहुत सारे हैं,
तो फिर हमने इसको नए नए आइडियाज़ के साथ रुशनास कराने की कोशिश की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रक आर्ट के पीछे आपको एक मूवमेंट नज़र आता है, एक रेवोल्यूशन नज़र आता है, उसके पीछे हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यूनेस्को ने हमें क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर इंटाइटल किया, जिस तरीके से हमने क्रिएटिव इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट किया। और आपको जो भी आजकल ये नज़र आती हैं चीज़ें, खूसे, जूते, हैंड कैरीज, ये वो जितना भी आपको आइटम है, तो उसके अंदर ज़्यादातर हमारे आइडियाज़ हैं घर के सजावट की। जी जी जी, वो तो खैर बहुत सारी चीज़ें पुरानी हो रही थी, मगर हमने उसको इनोवेटिव अंदाज में हैंड कैरी बना दी, शूज़ बना दिया, खेड़ी बना दी, खूसे बना दिए। ये पहले हमने बनाए, उसके बाद तो फिर समझ लें जी, उसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया काम। तो वो भी वाली बात है, हम बहुत सारे लोगों का एक इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि हमने आइडियाज़ क्रिएट कर दिया। बहुत सारा काम हम नहीं करते क्योंकि हम बड़े काम करते हैं। बड़े से मुराद यानी कि हम फिजिकली ब्रिजेस बना रहे हैं या वॉल्स बना रहे हैं या इस तरह के काम करते हैं, तो प्रोडक्ट पे हम थोड़े कम हैं। सोचें ये कितना खूबसूरत होगा कि हम जनाब नीपा से जा रहे हैं और हमें जो नीपा है उस पर पूरा ट्रक आर्ट जो है वो अगर आप शारा फैसल के जितने ब्रिजेस हैं वो भी हमने बनाए, मगर मसला अलमिया ये नहीं है। अलमिया ये है कि हम स्टिकर लगा देते हैं, हम पान पीक देते हैं। तो सवाल मेरा हमेशा ये है कि करना मसला नहीं है, आप पूरा कराची करना मसला, उसको आप मेंटेन कैसे करेंगे, हम अपनी सोच कैसे चेंज करेंगे, ये मसला है। क्योंकि हमने भी कराची में आए, हम कराची के साथ मिलकर कैंपेन की थी और भी बहुत सारे आर्टिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे और स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के थे, बड़ी खूबसूरत कर दिया था कराची को। मगर आज क्या हुआ, फिर वही हाल है। तो ये भी मसला है कि सिर्फ आपने सिर्फ कलर को, दीवारों को रंग नहीं करना, उसको हमने अवेयरनेस ही पैदा करनी है कि आपने अपनी चीज़ों को प्रिजर्व भी करना है और अपनी चीज़ों को खूबसूरत रखना है। ने बहुत खूबसूरत बात की। अब पूरी दुनिया तुर्की जाती है, यूरोप का टूर करती है, इवन अगर फार ईस्ट एशिया साइड भी चले जाएं, असल बात ये होती है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर कैसे बनाना है। अच्छा, अब क्योंकि हम पूरी दुनिया की बात कर ही रहे हैं तो मैं तस्वीर भी देख रहा हूँ आपकी, कहाँ के दौरे हुए हैं, ये क्या क्या किया है, ज़रा ये बताएं। सर कोविड से पहले तो हम कोविड में तो लॉक थे। कोविड से आखिरी टूर तो हमारा था 1920 यानी 2019 का, हमारा इंग्लैंड का था। उसके बाद फिर कोविड आ गया मार्च में, क्योंकि हम जनवरी फरवरी में आए, मार्च में आए, बल्कि फिर उसके बाद कोविड था। कोविड के बाद हमने पहला टूर 2021 में हमने इस साल हमने श्रीलंका से स्टार्ट किया। अच्छा। श्रीलंका में डिप्टी हाई कमिश्नर थे तनवीर भट्टी साहब, पाकिस्तान एम्बेसी की ताउन से, हाई कमीशन की ताउन से, तो बड़ा अच्छा रहा। वहाँ पे हमने सबसे अच्छी बात ये थी कि क्योंकि हमारा एक बुद्धिस्ट हेरिटेज है, मुझे दौड़ो हड़प्पा और पूरे स्वात में, जी बिल्कुल स्वात के अंदर, तो वो और श्रीलंका का जो रिलीजन है वो बुद्धिज्म है, बिल्कुल। तो हमने जी कल्चरल कोलैबोरेशन ऐसे किया कि हमने जो हमारा हेरिटेज था बुद्धिज्म का, वो हमने इनकॉर्पोरेट किया वहाँ पे। और इवन जो है हमने 2 बड़े साइज़ के जो पाकिस्तान के अंदर जो बुद्धास निकले थे, जो बड़े रिस्पेक्टेड हैं उनके हिसाब से, वो हमने पेंट करके वहाँ के सबसे बड़े टेम्पल को गिफ्ट किए पाकिस्तान हाई कमीशन की ताउन से। तो बड़ा अच्छा कल्चरल के साथ साथ आप देखें रिलीजियस हार्मनी भी थी इस प्रोजेक्ट को। आपने पेंट कैसे किया? नहीं मतलब जो ट्रक आर्ट अंदाज में, यानी कि पेंट क्या कमाल बात है, जो तो बुद्धा के मुजस्मे थे जी उसको आपने ट्रक आर्ट में पेंट किया, क्या बात वो करके, और वो फिर हमने उनको गिफ्ट किए 2 कैनवसेस। और आई एम श्योर कि वो टेंपल के अंदर कहीं ना कहीं वो लगेंगे, तो जो भी वहाँ पे विजिटर जाएगा वो देखेगा। उसके अलावा पाकिस्तान हाई कमीशन की जो दीवार है उसके अंदर भी हमने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और जो बुद्धिज्म की तस्वीर थी वो हमने पेंट की, साथ साथ पाकिस्तानी जो थी हमारी हेरिटेज के साथ। तो ये था एक मैसेज उनके साथ, तो बड़ा अच्छा वायरल भी हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। उसके बाद फिर जी हम आ गए 10 दिन के ब्रेक के बाद हम रमज़ानों में गए जर्मनी, यूरोप के ट्रिप। तो ये हमारा कोई 7वां-8वां ट्रिप था जर्मनी का, क्योंकि जर्मनी समझ लें हमारा सेकंड होम है। तो हमने वहाँ पे कोई 7 साल पहले पाकिस्तान एम्बेसी डिज़ाइन की थी। ओके। तो उसमें क्योंकि वहाँ का वेदर अच्छा था तो दीवार बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। तो फिर हमने वहाँ पे पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे फैसल साहब और हमारा एक म्यूचुअल डिस्कशन हुआ कि हम वहाँ पे एग्जीबिशन करते। तो हमने समझ लें यूरोप की सबसे बड़ी ट्रक आर्ट एग्जीबिशन जो थी हमने उनके घर में की, यानी पाकिस्तान हाउस के अंदर की, जिसके अंदर उन्होंने सारे सुफरा को, जितने भी अताशी मिलिट्री अताशी थी और लोगों को इन्वाइट किया। और तकरीबन वहाँ पर हमने बैठे बैठे हमारी पूरी टीम ने मतलब तकरीबन कोई 150 पीसेस डिज़ाइन किए, जिसके अंदर शूज़ भी थे, बैग्स भी थे, टेबल्स भी थी, साइकिल्स भी थी और बेतहाशा चीज़ें जो थी, ताकि वो विजिटर्स को एक विजुअली पता चले कि इस ट्रक की कितनी वसअत है, हम कहाँ कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन की, हमें नाम भी भूल गया, इवन साइकिल भी थी। हमें इवन साइकिल जब पेंट कर रहे थे तो 2-4 विजिटर्स थे, उन्होंने भी अपनी साइकिल पेंट करा ली। अच्छा अली भाई, ये जब फॉरेनर्स ख़ास तौर पर जब देखते हैं ये ब्राइट कलर्स और उनके साथ जो उनके जिस तरीके से, जिस पैटर्न से वो पेंट किए जाते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है? देखिए वही वाली बात है, हमारे लिए तो फॉर ग्रांटेड है, मगर वो जब देखते हैं ना, वो अगर आप पूरा यूरोप, पूरा दुनिया ट्रैवल करें तो वो 3-4 कलर पर डिपेंड करती है। ज़्यादातर ब्लैक जो उनकी गाड़ियाँ होती हैं, ब्लैक, वाइट और ऑफ वाइट, ज़्यादा रेड होती है बहुत कम, वो भी शौकीन लेते हैं।
ज़्यादातर ये होता है। और इस तरह घर भी इनके यूरोप में तो खैर थोड़ा कलर का रिवाज है, बट वैसे डल हैं वो, इन जनरली बड़े डल कलर है। तो वो जब ये इतने डिपिकिंग कलर देखते हैं तो उनको बड़े फैसिनेट होते हैं। फिर दूसरी बात, हमारे कलर्स के अंदर इतनी जान है, ट्रक आर्ट की इतनी है ना कि खुद अट्रैक्ट करता है। यानी मैंने आपको कहा, हम जब साइकिल पेंट कर रहे थे तो दो बंदे जो सब, क्योंकि वहाँ पर साइकिल का बड़ा ट्रेंड है और समर से, तो जो गुजर रहे थे विजिटर, उन्होंने हमारी साइकिल ही पेंट कर दो। तो हमने वो एक सॉलिडारिटी की, चले हमारा एक्सचेंज आ रहा है, तो हमने वो पेंट भी की, तो वो भी एक अच्छा मैसेज दिया। तो कलर्स पाकिस्तान के जानदार हैं। कलर्स वही वाली बात है, हमें अपने आर्ट को, अपनी सकाफत को, हमारी हर आर्ट फॉर्म, सिर्फ ये ट्रक आर्ट नहीं, हमारी हर आर्ट फॉर्म में बड़ी रिचनेस है। बट ये वाली बात है, आप उसको एक्सेप्ट करवाएं और एक्सेप्ट करें। पहले आप खुद तो एक्सेप्ट करें कि यार ये आर्ट फॉर्म है, हमारा अपना है और हम इसमें इतनी जान है। मगर हमारे यहाँ क्योंकि बड़ा चीफ फॉर्म है, बड़े कलर्स हैं, बड़े, हम पहले अपने आप को नीचे कर देते हैं अपनी चीज़ों को। मगर पाकिस्तान से बाहर, बल्कि अब तो पाकिस्तान के अंदर ही बड़ी पजीराई अल्हम्दुलिल्लाह है। पहले हमें बड़ा इसके लिए जंग करनी पड़ी, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कितना ट्रेंडी है ट्रक आर्ट। बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया अली सलमान अंचल हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान का मस्बत चेहरा, पाकिस्तान का वो रंगीन चेहरा कि जो दुनिया ने नहीं देखा था, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान का ट्रक आर्ट जो कि कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बड़ा मशहूर है, उसको मज़ीद प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हम सकाफ़त को प्रमोट करेंगे तो हम अपने आप को प्रमोट कर सकेंगे। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। लाहौर में एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया जिसे सुनकर रूह लरस जाए। डिफेंस के इलाके में घर वालों ने अपने 2 कमसिन मुलाजमीन पर मुबैना तौर पर इतना तशद्दुद किया कि एक जान से चला गया और दूसरा शदीद ज़ख्मी है। पुलिस के मुताबिक जाँबाग बच्चे के पूरे जिस्म पर शदीद ज़रबे लगाई गई हैं। ये दोनों भाई 1 साल से इस घर में मुलाजिम थे। अहले खाना ने मुबैना तशद्दुद के बाद बच्चों की हालत गैर होने पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल अमले ने तशद्दुद के निशानात देखकर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद मकान मालिक, बीवी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच जाने वाला डरा सहमा खौफज़दा बच्चा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में है। अच्छा, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। गुज़िश्ता कई सालों से पंजाब में घरेलू मुलाजमीन की तशद्दुद से हलाकतों के दर्जनों वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। सितम बालाए सितम ये कि किसी एक में भी मुल्ज़िमान को कोई सज़ा नहीं हुई। ज़्यादातर केसेस में गरीब वालिदैन ने सुलह कर ली। आखिर क्या वजह है कि ऐसे केसेस मुसलसल हाईलाइट होने के बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं? पंजाब में चाइल्ड लेबर के हवाले से कानून तो है, लेकिन अमल दरामद हुकूमत कराने में क्यों नाकाम है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद मौजूद हैं और इसके अलावा जहांगीर खान हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे पहले जहांगीर आपसे हम शुरू करते हैं। ज़रा थोड़ा सा इस वाक़ये के बारे में बताइएगा, कब ये रिपोर्ट हुआ था और फिर उसके बाद अब तक क्या कुछ हो पाया है इस केस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल, ये अफसोसनाक वाक़या 11 जुलाई को डिफेंस ए में रिपोर्ट हुआ था, जिसमें नसरुल्लाह नामी एक शख्स अपने बेटे महमूदुल हसन के साथ एक बच्चे को लेकर तशवीशनाक हालत में लेकर उस बच्चे को एक निजी अस्पताल में पहुंचे, जहां पर अस्पताल के अमले ने उस बच्चे की हालत देखकर पुलिस को इत्तला की और पुलिस ने जब आकर जांच पड़ताल की तो उस बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के बदतरीन निशानात थे और बच्चा दम तोड़ चुका था, जिस पर पुलिस ने मुल्ज़िम नसरुल्लाह, उसके बेटे महमूदुल हसन और मुल्ज़िम नसरुल्लाह की अहलिया शबाना बीबी को गिरफ़्तार किया, जिन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि इस बच्चे की हलाकत इनके तशद्दुद से हुई है। अभी पुलिस का ये कहना है कि 5 नामज़द मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें एक और ख़ातून हिना जो कि इस मुल्ज़िम नसरुल्लाह की बहू है, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। अभी तक इस वाक़े में एक बड़ा ही खौफनाक और ख़तरनाक पहलू जो सामने आ रहा है, लेकिन जिसकी हतमी तौर पर अभी पुलिस की जानिब से कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की जा रही, वो ये है कि मुमकिन है कि इस बच्चों पर जो तशद्दुद का ये वाक़या है, इसके पीछे जादू टूने का कोई अंसर जो है वो पाया जाए। इन पहलुओं पर भी तफ्तीश जारी है, क्योंकि एक मुल्ज़िम अबुल हसन जो कि मुल्ज़िम नसरुल्लाह का दूसरा बेटा है, उसके बारे में बताया जाता है कि वो कोई जादू टूने का काम करता था और लाहौर शहर में उसने एक आस्ताना भी बना रखा था और साबका रिकॉर्ड याफ्ता भी है वो मुल्ज़िम। उसके ख़िलाफ़ 3 मुकदमात जो है वो मुख्तलिफ़ थानों में दर्ज हैं। ये तमाम तर
जो मुहर्रिकात हैं तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद सामने लाए जाएंगे। जिस बच्चे की हलाकत हुई उसकी शनाख्त कामरान के नाम से की गई थी, जबकि जो बच्चा ज़ख्मी है अब उसको पुलिस ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया। उस बच्चे की शनाख्त रिजवान के नाम से हुई। जिस घर में ये तशद्दुद किया गया वो भी इनका अपना ज़ाती घर नहीं है, बल्कि मुलजिमान ने वो मकान किराए पर ले रखा था। उनका असल मालिक जो है वो जाहिद अली खान नामी एक शख्स है, जिसका ये बताना है कि इनको अक्सर ये देखा गया था कि बच्चों के साथ नामुनासिब रवैया रखते थे और अक्सर सख्ती बरतते रहते थे इन बच्चों पर। पुलिस का ये कहना है कि तमाम तर पहलुओं को वो शामिल तफ्तीश किया गया है, उन पर तफ्तीश की जा रही है। और ठीक है, मैं जहांगीर, ये आपने सारी बात बताई है, कुछ सवाल मजीद हैं मेरे जहन में, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं सारा से भी कुछ सवालात करूँ। सारा, ये बच्चा रिजवान जिसकी गालबन शनाख्त हुई है, जो कि शदीद, मुझे पहले इस बच्चे की सिचुएशन बताइए, इसकी सेहत के हवाले से बताइए, क्या इसको चोटें आई हैं, अभी ये कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मज़म्मत करूँगी जो वाक़या बहुत अफसोसनाक, वेरी सैड इंसिडेंट जो पेश आया लाहौर में, और कि उसको इतना तशद्दुद किया गया उस पर कि उसकी बच्चे की डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली। तो जब हमारे नॉलेज में, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की नॉलेज में ये वाक़या आया, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का जो मैंडेट है, हमारा काम जो है जुरिसडिक्शन तब स्टार्ट होती है जबकि किसी भी बच्चे पर तशद्दुद किया जाता है और हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। जब हमें इंफॉर्मेशन मिली तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि इसका जो छोटा भाई है रिजवान, जिसका नाम है, ही इज़ अराउंड 5-6 ईयर्स ओल्ड, तो मेरी प्रायोरिटी थी कि सबसे पहले उसको प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया जाए, उसको एक सेफ एनवायरनमेंट में रखा जाए ताकि उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का अमल शुरू किया जा सके। बिकॉज ये तो अंडरस्टूड है कि वो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरा है, क्योंकि उसके सामने ये उसको अपने भाई पे उसने देखा तशद्दुद होते हुए। हमने उसका मेडिकल करवाया, कल हमें पुलिस से उस बच्चे की कस्टडी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। आई स्पोक टू द एसपी कैंट माई सेल्फ एंड पुलिस ने बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, गिरफ्तार कर लिया मुलजिमान को और हमें कस्टडी भी दे दी बहुत ही एफिशिएंटली। वो बच्चा जब हमें मिला उस पर कोई तशद्दुद के निशानात मुझे या मेरी टीम को नहीं नज़र आए, और जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट है वो भी ये नहीं डिटर्मिन कर रही है कि छोटे बच्चे पे तशद्दुद किया गया है, लेकिन ऑफ कोर्स वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, वो एक ट्रॉमा से गुजरा है। तो मेरी सबसे प्रायोरिटी थी कि उसको ब्यूरो शिफ्ट किया जाए, यहाँ पे हॉस्टल में रखा जाए और उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग आज के दिन से शुरू की जाएगी। कल भी साइकोलॉजिस्ट उससे मिली थी और आज से प्रॉपर्ली उसकी काउंसलिंग की जाएगी। जी ठीक है सारा। अच्छा जहांगीर, ये एक क्राइम नहीं है, ये डुअल क्राइम है। एक तो आप बच्चे पे तशद्दुद कर रहे हैं और दूसरा ऑब्वियसली चाइल्ड लेबर जो प्राइमरी रीज़न है। इस तरह के वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। एक बड़ा मशहूर वाक़या भी हुआ था गालिबन वो लॉयर फैमिली का भी, आपको याद भी होगा। तो क्या मैं दोबारा यही समझूं कि एक बार फिर सुलहनामे की तरफ चीज़ जाएगी, थोड़ा सा वबाल उठेगा और फिर ये वबाल जो है गुबार बन के ये नीचे बैठ जाएगा, कुछ नहीं होना इसका? फैसल, इससे पहले जितने इस नौयत के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं उनमें से कह लें कि 80% वाक़यात में जो मुतासरा बच्चे हैं उनके वर्सा जो है वो सुलह सफाई की तरफ चले जाते हैं, उनका कोई पैचअप हो जाता है या उनको कोई रकम दे दी जाती है जिसके एवज़ वो अपना केस वापस ले लेते हैं या उसको परसू नहीं करते। अब इस वाक़े की अगर बात की जाए तो इसके वर्सा का अभी तक पुलिस को कुछ पता नहीं चल सका, क्योंकि इन बच्चों ने जो नंबर पुलिस को अपने वालिद के फ्राहम किए हैं वो नंबर्स अभी बंद हैं। बच्चे की जो डेड बॉडी है वो अभी तक पोस्टमार्टम के बाद जो है मुर्दा खाने में मौजूद है। अभी हालातों वाक़यात के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इस बच्चे का कोई वाली वारिस जो है वो सामने नहीं आया जो कि क्लेम कर सके कि वो बच्चे की डेड बॉडी रिसीव करेगा। अब अगर वाली वारिस कोई सामने नहीं आया तो कहा जा सकता है कि इस बच्चे का केस जो है वो पुलिस को ही परसू करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस ने अपनी मुद्दत में ही इसका मुकदमा भी दर्ज किया है। सारा, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इतनी नौयत का पहला केस नहीं, आपके पास बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, इनका क्या फीचर होता है सारा? बिल्कुल, देखिए एक तो मैं दो बातें करना चाहूँगी। इन बच्चों के फ्यूचर का आपने पूछा, तो ऐसे बच्चे हमारे पास जब आ जाते हैं तो हमारा वी हैव आवर ओन स्कूल्स। आपको ये पता होगा 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब की जहाँ पे ब्यूरो मौजूद है, अभी बाकी जगहों पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमारे अपने स्कूल्स हैं ब्यूरो के अंदर, तो हम इनको पढ़ाते हैं, प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन दी जा रही है, इनको हुनर भी सिखाते हैं, इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया सारा मौजूद थी और उसके साथ जहांगीर हमारे साथ मौजूद थे। और इस तरह का ये पहला वाक़या नहीं है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि इस तरह का वाक़या दोबारा ना हो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, डुअल क्राइम होता है। एक तो ये कि चाइल्ड लेबर होता है और उसके बाद उन पर तशद्दुद भी किया जाता है।
जी, तो आगे बढ़ते हैं अब शो में और कुछ बात करेंगे अब स्पोर्ट्स की। पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका, पहला टेस्ट मैच जो है वो 16 से शुरू होना है। अब इसमें तैयारियां कैसी हैं टीम की, और ख़ास तौर पर श्रीलंका की जो प्रिवेलेंट सिचुएशन है वो कितना ज़्यादा असर डालेगी, इस सब पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि जो सिचुएशन इस वक्त है श्रीलंका में, तो वो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस पे क्या असर डाल रही होगी? जी, वालेकुम अस्सलाम फैसल। देखें, मुझे श्रीलंका कोई 11-12 दफा जाने का इत्तेफाक हुआ है। अच्छा, श्रीलंकन जो है ज़ाहिर है इस वक्त तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। उन्होंने एक लंबी जंग भी लड़ी तमिल टाइगर्स के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान ने भी मेन रोल प्ले किया। एक तो वो पाकिस्तान के बहुत बड़े दोस्त हैं। अगर कभी आपको कोई रोके किसी पुलिस चौकी पर, या आर्मी वाले अक्सर नाकों पर रात के वक्त रोकते हैं और आप उनको बताएं कि आप पाकिस्तानी हैं, तो आपको बहुत ज्यादा वो लुक आफ्टर करते हैं और बड़े इज्जत और एहतराम से आगे जाने देते हैं। लेकिन ये जो करंट सिचुएशन है, ज़ाहिर है ये उनके मुल्क में एक सियासी बहरान है। लेकिन अभी भी आप देखें कि खेल बिल्कुल अलग चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम रिसेंटली 52 दिन का उनका टूर था। ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की सीनियर टीम बल्कि ऑस्ट्रेलियन ए टीम भी सेम टाइम पर श्रीलंका में थी। तो वो हंगामे, लड़ाई झगड़े, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर कब्जा, सदारती महल पर लोगों का धावा, वो अलग चल रहे थे। लेकिन क्रिकेट जो है वो हो रही थी। और मैं आपके देखने वालों के लिए थोड़ा इसका महले वकू बता दें, जहां पाकिस्तान टीम नॉर्मली ठहरती है और इस बार भी ठहरती है। ये गॉल रोड कहलाता है। जिस तरह हमारे यहाँ कराची में शारा फैसल है, वैसे ही गॉल रोड है जिसमें पाकिस्तान टीम का होटल है। थोड़ी दूर जाएंगे आपको अमेरिका का सिफारत खाना मिलेगा, बरतानिया का सिफारत खाना। हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि आप करीब नहीं जा सकते, आप तो फुटपाथ से भी गुजर जाते हैं। और फिर ये सदारती महल और प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये भी बहुत करीब है। मुजाहरे भी हो रहे हैं, हंगामे भी हो रहे हैं। लेकिन क्रिकेट और क्रिकेटर्स को मेरे ख्याल में उस मुल्क में मुझे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। चलिए, तो फिर अब सीधा मैदान का रुख कर लेते हैं भट्टी साहब। और श्रीलंका स्पिनिंग हेवन है जी, लेकिन ये हेवन जो है वो अपने लिए है, दूसरों के लिए हेल बन जाता है। स्पेशली अभी ऑस्ट्रेलिया ने जिस कदर स्ट्रगल किया है वो आपको भी बेहतर पता है। बट ऑस्ट्रेलियंस दे स्ट्रगल अगेंस्ट स्पिन। हमारे यहाँ हम स्पिन को अच्छा खेलते हैं। इस बार क्या ऐसा मुख्तलिफ करने जा रही है श्रीलंका जो हमारे बल्लेबाज हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है? देखिए फैसल, जब मैं और आप और महक लास्ट टाइम बात कर रहे थे, उस वक्त अभी सेकंड टेस्ट मैच चल रहा था श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन वो जो जयसूर्या उनके बॉलर, अच्छा उनका भी ड्रीम डेब्यू था। उन्होंने वो टेस्ट मैच खेलना नहीं था। किसी एक उनके स्पिनर को कोविड हुआ, उनको खिलाया गया और उन्होंने अपने डेब्यू पर 12 विकेट ली और ऑस्ट्रेलिया इनिंग्स और 39 रन से वो टेस्ट मैच हारा। पाकिस्तानी बाज दफा आप देखें कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन श्रीलंकन कंडीशन में हमने अक्सर देखा है, पास्ट अगर हम अपने बैटर्स का देख लें तो श्रीलंका में जब मुरलीधरन खेलते थे, रंगाना हेरात उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर या दूसरे उनके स्पिनर्स खेलते थे, तो पाकिस्तान के बैट्समैन हमेशा से स्पिन पर स्ट्रगल करते रहे। अब इस वक्त हमारे जो हेड कोच हैं सकलैन मुश्ताक, वो खुद स्पिनर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, या कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान सलमान अली आगा को टेस्ट कैप दे दे, फवाद आलम। तो पाकिस्तान के इन बैट्समैनों का जो असल इम्तहान है वो श्रीलंका की गर्म कंडीशन में उनके स्पिनर्स को खेलने का है। अगर हम उनके स्पिनर्स को अच्छा खेल गए तो मेरा ख्याल में फिर हमारी बॉलिंग में इतनी सलाहियत है कि हम उनकी 10 विकेटें हासिल कर लें। लेकिन मेरे ख्याल में असल जो पाकिस्तान के लिए इम्तहान है या पाकिस्तानी बैट्समैनों का इम्तहान है, वही पाकिस्तान की इस कश्ती को पार लगा सकता है। वो कहते हैं ना कि मोला ने मारे तो मोला नहीं मरता। पाकिस्तानी बैट्समैन और हमारी बैटिंग लाइन के साथ जो है भट्टी साहब वही
सिचुएशन बनती है। कड़ी से कड़ी सिचुएशन में हमारे बैट्समैन इतना ज़बरदस्त खेलते हैं, लेकिन हमारे साथ एक खासा चिपका हुआ है कि आसान से आसान सिचुएशन को भी हमने अपने लिए जो है वो मुश्किल बनाना है। गो के ये रिवायत पिछले कुछ सालों में टूटती हमें नज़र आई है। मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी इस पर भी बात करें। जो कंसिस्टेंसी हमें नज़र आ रही है टॉप 3 में, हमें एक अच्छा तगड़ा मिडल ऑर्डर चाहिए। भट्टी साहब, आप इस पे तो कोई दो राय है नहीं, क्योंकि आप देख लें इंडिया ने अपने मिडल ऑर्डर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है तो वो जाके इतना तगड़ा बने। अगर उनके ऊपर के फेल होते, नीचे वाले आके भी जो है वो गन्स ब्लेजिंग होती है उनकी। हमारी मिडल ऑर्डर को कितना मजबूत देख रहे हैं सीरीज के लिए? देखिए फैसल, हमारी मिडिल ऑर्डर हमारी कंडीशंस में जो हमने पिछली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खेली, उसमें भी अब लाहौर टेस्ट जो पाकिस्तान की टीम हारी है, उसमें हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग ने स्पिन के खिलाफ भी स्ट्रगल किया है। और जब पैट कमिंस ने आप देखें कि रिवर्स स्विंग करवाई, तो वहां भी हमारे बड़े बड़े बैट्समैन जो हैं वो फंसते हुए नजर आए। मुझे बाज दफा ऐसा फील होता है, ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसे इख्तलाफ करें या मेरी बात को ना माने, लेकिन हम बाज मौके पे ना हार से डरते हैं। हमारे पास अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं हमारे इस सिस्टम में। पिछली बार मैंने शान मसूद की बात की, सऊद शकील एक बड़े ही ब्राइट जिनका कैरियर है, वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। शान मसूद ओपन करते हैं, लेकिन आप देखें हमारा जो क्रिकेटिंग सिस्टम है, आमिर सोहेल और सईद अनवर दोनों पाकिस्तान की हिस्ट्री के कामयाब तरीन ओपनर्स थे, लेकिन अगर उनका आप क्रिकेटिंग कैरियर देखें तो उन्होंने अपनी क्रिकेट को एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन शुरू किया। लेकिन उस वक्त चूंकि पाकिस्तान को ओपनिंग स्लॉट में जरूरत थी, इमरान खान, जावेद मियांदाद ये पाकिस्तान के मेन प्लेयर थे, पाकिस्तान को जो लीड करते रहे वक्तन फवक्तन, तो इन्होंने आमिर सोहेल और सईद अनवर को ओपनिंग स्लॉट में ट्राई किया। फिर जब उन्होंने अपने कैरियर को फिनिश किया तो आज भी लोग दोनों को याद करते हैं। इसी तरह आज इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग स्लॉट पर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में शान मसूद ठीक है, आप ओपन नहीं करवा रहे, उनको मिडिल ऑर्डर में खिला लें। सऊद शकील बड़े जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, पिछले को 1.5-2 साल से पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, उनको भी हम ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, यानी तो भट्टी साहब इस बात को ऐसे ख़त्म करते हैं हम कि आप कहना चाह रहे हैं कि शान मसूद कह रहे हैं कि जी मुझे टीम में जगह दो, लेकिन उनको सामने वाले कह रहे हैं जगह तो दिल में होनी चाहिए, टीम में क्या रखा है। बहुत शुक्रिया आपका माजिद भट्टी साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका सीरीज़ किस तरीके से पाकिस्तान कोप अप करता है उन स्पिनिंग विकेट्स को, हमें अभी कोप अप करना है एक ब्रेक के साथ। ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, मज़ीद बातें भी आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक बार फिर आपको नया दिन में खुश आमदीद कहते हैं। दौरे हाजिर में बच्चों की तरबियत करना मुश्किल नहीं, इंतहाई मुश्किल काम बन चुका है। तरबियत में माँ बाप का बच्चों के साथ ताल्लुक़ बहुत अहमियत का हामिल होता है। बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ वक्त की ज़रूरत भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चा बेराह रवि का शिकार भी हो जाता है। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ चाइल्ड हेल्थ एक्सपर्ट अदिया वहाज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, हम आजकल बड़ा ब्लेम करते हैं जी टेक्नोलॉजी को। मोबाइल ने हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया है, लेकिन मोबाइल ख़ुद चल के तो बच्चों के हाथ में जाता है नहीं। तो मैं चाहूँगा कि यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि क्या चीज़ है जो बच्चों को वालिदैन को बच्चों से दूर कर रही है। बेसिकली यही है कि, और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और हमें सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ख़ास तौर पे पेरेंट्स को, कि बच्चा जो है वो एक इंसान है, ठीक है। बच्चे की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, राइट। वो कोई काम नहीं है, ठीक है। बच्चे को आपने अपना भरपूर वक्त देना है, ठीक है। आप भरपूर वक्त, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, इसलिए उनका स्क्रीन टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। बेसिक वजह यही है। तो और बच्चों का एज शुरू में जो होते हैं, हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो कि डेवलप होते हैं। और हमने आजकल देखा है कि हम छोटी उम्र में ही बच्चों को मोबाइल से, आप बच्चे होते हैं कि आप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। आप बच्चे खाना नहीं खा रहे, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं फैमिली में, बच्चे खाना नहीं खा रहे, उनको मोबाइल पकड़ा दिया कि वो कार्टून देखेंगे या कोई प्रोग्राम देखेंगे अपना मनपसंद, तो वो खाना खा लेंगे, माँ का टाइम बचेगा,
ठीक है। ये बनिस्बत इसके कि माँ पूरी तवज्जो के साथ मोबाइल दिए बगैर, कोई स्क्रीन दिए बगैर आप बच्चे को पूरी भरपूर तवज्जो के साथ खाना खिलाए। ये सबसे पहले हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। बच्चे का इसमें अपना कसूर नहीं है, हम पेरेंट्स ही हैं जो अपनी एक्टिविटीज़, अपना टाइम और अपनी चीज़ों को पे वो करके बच्चों को इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब इनको दूर कैसे रखें, क्योंकि इसका बड़ा एडवर्स इफेक्ट है। वो बच्चा वीडियो में क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, वो उसकी एज के हवाले से अप्रोप्रिएट है, वो एग्रेसिव होता जा रहा है, वो पता नहीं क्या गंद बला देख रहा है। कैसे दूर रखें इनको? दूर उसी तरह रखेंगे सबसे पहले कि आपने उनको टाइम देना है, उन पे चेक रखें, उनको टाइम दें, उनके साथ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, उनको अपने साथ इन्वॉल्व रखें। दिन भर की आप ऐसा रूटीन रखें शुरू से ही कि अपने साथ इन्वॉल्व रखें। मदर जो हैं वो किचन में बिज़ी होती हैं, फादर्स जो हैं वो बाहर होते हैं, आपको नहीं पता बच्चे कंप्यूटर के आगे बैठे हैं, वो क्या देख रहे हैं, आपके जाने पर वो चीज़ आप चेंज भी ज़ाहिर है। बच्चे अगर और हमारे पेरेंटल गाइड का भी इतना कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। बिल्कुल, इस तरह की ना कोई एजुकेशन है ना कुछ है। मदर्स किचन में काम करिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो, अपने साथ उसको इन्वॉल्व करें उनके मूड के हिसाब से भी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फिर इसी तरह बच्चा टीन एज में जाता है, राइट। टीन एज का जो टाइम होता है उसमें और ज़्यादा आपके हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं। हम कहते हैं बच्चा हमारे पास आता है बचपन में और वो हमसे कोई बात कहना चाहते हैं, हम उसको वो पूरी भरपूर तवज्जो नहीं दे पाते, उनकी बात नहीं सुनते। अब फिर हम बच्चा जब टीन एज में जाते हैं हम कहते हैं कि बच्चा हमसे दूर हो रहा है, राइट। आपने दूर इसी तरह रखना है, उनको इन्वॉल्व करना है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे। उनको डेली आप बाहर लेकर जाएँ, अगर आपकी और कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ दी हैं उनको वॉक पे लेके जाएँ और कम्युनिकेशन करें, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप बच्चे से बात करेंगे, उनके आपको मूड्स, उनकी जो भी है वो चीज़ों आप चीज़ों से पता नहीं वो स्कूल में बच्चे हैं उनके ऊपर क्या कुछ गुजरती जो आपको आके बताते भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ओनली बिकॉज के इतना गैप आ जाता है। अच्छा, एक और चीज़, मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा घंटों लगे हुए बच्चे, अब आप उनको खाना खाने के लिए खींच रहे हैं तो कभी तो वो आप उनको लालच दे देते हैं कि ये देख लो तो तुम्हें खाना खा लोगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो बच्चे मना कर देते हैं अभी हम ये देख रहे हैं, हम खाना नहीं खाएंगे। उनकी न्यूट्रिशन का, उनके डाइट का जो पैटर्न है वो भी इससे कितना डिस्टर्ब होता है? बिल्कुल, आपके जो टाइमिंग्स होते हैं आप इस, और बहुत सारे घरों में देखा गया है कि चलो ठीक है अभी नहीं खाना, बाद में खा लेना। आप शुरू से जो फैमिली वैल्यूज़ है ना उसमें आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। बच्चों को बिठा के हर चीज़ से बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। अगर वो देख रहा है कि भाई हमारे घर में 8 बजे खाने का टाइम है, कुछ भी हो हमने 8 बजे टेबल पे होना है। इसमें सहल मतलब आपके अगर घर में बुज़ुर्ग हैं, हर चीज़ से बच्चा बहुत आजकल देखा गया कि जाहिर है बुज़ुर्गों का इतना नहीं है इंटरेक्शन घर में, और जो मतलब अलग जैसे कह लें जॉइंट फैमिली और इस तरह का सिस्टम का नहीं है, तो ये इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा इसकी ख़राबी पैदा हुई है कि आपके जॉइंट फैमिलीज़ नहीं हैं और आपका एक जो ख़ास एक टाइम होता था बुज़ुर्गों के साथ बैठने का और इन सारी चीज़ों का, बच्चों का एक टाइम आप वो करें कि भाई इस टाइम पे आपका खाना है, और थोड़ा सा प्यार मोहब्बत के साथ थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी हो कि हाँ इसके बाद आपको मतलब अगर बच्चा ज़िद कर रहा है कि नहीं तो फिर आपको एक इस टाइम पे हमारा रूटीन है कि आपने खाना है, उसके बाद आपको कोई चीज़ वो नहीं प्रोवाइड की जाएगी, राइट। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अब सबसे जो मेन चीज़ है ना वो यही है, मैं हमेशा अपने जो भी मेरे पेशेंट्स आते हैं या जो भी काउंसलिंग होती है कि कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा रखें बच्चों के साथ। एक एज में छोटे होते हैं, आपने प्यार मोहब्बत से मतलब एक हर चीज़ का एक टाइम है। जो टीन एज का टाइम, आजकल मैं टीन एज की इसलिए बात कर रही हूँ कि जो हमारा सोसाइटी में देखा गया है, तो उसमें हम पेरेंट्स एज अ पेरेंट ये समझते हैं कि टीन एज आ गई, बच्चा हमसे दूर हो रहा है, ठीक है। उसके एहसासात और जज्बात उस टाइम पे इस तरह के होते हैं, इस तरह डेवलप हो रहे होते हैं कि हमें फ़ील होता है वो दूर हो रहा है, नहीं, उसको उस टाइम पे टीन एज के टाइम पे उसको हमारी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब पता है होता क्या है कि हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है सिर्फ बातें करना। आप जो कुछ कर रहे हैं बच्चा उससे सीखता जा रहा है, दैट्स कम्युनिकेशन एज वेल। ये कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको कभी कभी अपने आप को थोड़ा मेकओवर करना पड़ता है, अपनी आदत को बनाना पड़ता है ताकि जो बच्चा है वो भी वो सीखे। मैंने आपसे कहा ना एनवायरनमेंट, ठीक है, बिहेवियर, कल्चर वगैरह बाद पे आ जाते हैं, लेकिन आपका बेसिकली एनवायरनमेंट और जो आपके घर में एनवायरनमेंट है, जो आपका बिहेवियर है। एक आप मैं छोटी से आपको एक टिप दूंगी कि जैसे हम बच्चे छोटे होते हैं, हम अगर किसी और कमरे में हम चीख के आवाज़ देते हैं, हाँ भाई फ़लाँ आप इधर आइए, घर में एक दूसरे को भी अफराद को हम आवाज़ लगा रहे होते हैं ज़ोर से, ठीक है।
चीख के आवाज़ देना या ऊंची आवाज़ में बात करना जो है हमारे जहन में इंतशार पैदा करता है, हमारे न्यूरॉन्स की तोड़ फोड़ होती है ब्रेन में। थोड़ी सी मेहनत कर लें पेरेंट्स, थोड़ी सी, ठीक है, उठ के चले जाएं, ठीक है, और बच्चों को जो भी बात है वो बच्चों को कह दें। एक बच्चा मुसलसल बचपन से अगर ये चीख सुन रहा होता है ना, जो माँ बाप जोर से आवाज़ देके बच्चों को बुला रहे होते हैं, ब्रेन की जो भी आपकी डेवलपमेंट होगी या जो भी तोड़ फोड़ होगी वो बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आती है टीन एज में जाके। जी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। तो ये वो छोटी छोटी टिप्स हैं जो बज़ाहिर हमें शायद वक्त जिस वक्त होता है हमें इन पर नज़र सानी करने का, हम करते नहीं, आगे जाके जब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बच्चों पे पड़ना शुरू हो जाते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है। अभी ब्रेक लेने, ब्रेक के पार हाजिर होंगे, कुछ मज़ीद स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मौसम जो है वो बदला बदला है, बारिशें हो रही हैं और बकरीद भी हाल ही में गुजरी है। लोगों ने गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, नुकसानदेह भी है। अब सवाल ये है कि बारिश जैसा मौसम और बकरीद जिसमें पहले गोश्त खाएं, उसके बाद फिर बारिश आए, फिर पकौड़े खाएं, तो क्या खाएं, क्या पिएं, ये जानते हैं न्यूट्रिशनिस्ट आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद है। आयशा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। आई होप कि आप एंजॉय कर रही होंगी बारिश और बाकी कराची या बाकी मानदा पाकिस्तान की तरह फंसी हुई नहीं होंगी कहीं पानी में। तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बारिश होती है हमारे यहाँ और लोगों का बड़ा दिल मचलता है कि जी अब हम फ्राइड खाएंगे। वैसे बारिश और फ्राइड एक दूसरे को ना हमने रिप्लेसमेंट बना दिया है। तो क्या होना चाहिए इस मौसम में, ख़ास तौर पे जो हम बाहर की चीज़ें फ्राइड खाते हैं, क्या होना चाहिए हमारे न्यूट्रिशन में इस मौसम में? देखिए, बाहर की फ्राइड चीज़ें हम खाते हैं और घर पे भी फ्राइड खा रहे हैं तो उसकी वजह से हार्ट बर्न और एसिडिटी बहुत हो रही है और खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। लेकिन पोषण कंट्रोल के साथ और जो नॉर्मल रूटीन में घर का खाना खा रहे होते हैं जिसमें दाल सब्जी भी शामिल है या फलों का इस्तेमाल भी है या सब्जियों का इस्तेमाल भी है, वो भी साथ साथ रखा जाए और कोशिश करें कि हर खाने से पहले पानी का इस्तेमाल करें और साथ में प्रोबायोटिक्स यानी कि दही का इस्तेमाल, रायते का इस्तेमाल, यानी कि लस्सी का इस्तेमाल, कच्ची लस्सी जिसमें थोड़ा सा कच्चा दूध इस्तेमाल कर लेते हैं, ये जरूर कर लें। नारियल पानी हर जगह मिलता है, हर जगह दस्तयाब होता है इजीली, अगर उसका इस्तेमाल हम खाने से पहले कर लेते हैं, अगर बाहर निकले में तब भी इजीली मिल जाता है, तो उससे ये होगा कि हमारी तबीयत जो है वो नासाज नहीं होगी, बिगड़ेगी नहीं, खाना सही तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा और हमें जो है हार्ट बर्न और एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद थी। आगे बढ़ते हैं। इंतकामी जज्बात, बदला लेने की धुन, ईंट का जवाब पत्थर से देने की मुतकब्बिराना सोच ने हमारे समाज को जहरीला बना दिया है। इंतकाम दर इंतकाम ने माहौल को खूंखार दरिंदे की शक्ल में तब्दील करके रख दिया है और सब एक दूसरे से हार खाए बैठे हैं। और इस सब पे हम बात अब करते हैं। हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, एक तो आपसे बड़े से बाद मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक। अब खूबसूरत बात की है कि जी कुर्बानी की ईद थी, कुर्बानी का जज्बा, लेकिन आज हम अपने माशरे में देखते हैं कि एक दूसरे से बुग़्ज़ रखा हुआ है, कीना रखा हुआ है, अफू दरगुज़र तो हम भुला बैठे हैं। तो क्या सोच रखते हैं आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल याफ़ू वस्फ़हू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आज का मौजू है आपका। कुर्बानी तो साल में एक बार आती है जी, ये जानवर की कुर्बानी होती है। सूफिया फरमाते हैं असल जो कुर्बानी है वो है नफ्स की कुर्बानी, बुग़्ज़ की कुर्बानी, बुग़्ज़ को ख़त्म करना, हसद, कीना, इनकी कुर्बानी करनी चाहिए ताकि ये दिल की जो बीमारियां हैं ये ख़त्म हो जाएं। तो दिल की बीमारियां यही है, बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, नफ्स परवरी है, यानी मैं नफ्स की बात मानता हूँ, मौला की बात नहीं मानता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं करता। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है वो ये है कि मेरे तमाम इन मसाइल का हल उसवा पैगम्बर के अंदर मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के अंदर मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का जो भी हम पहलू लें,
हर पहलू में हमारे मसले का हल मौजूद होता है। शर्त यह है कि हम उस तरफ जाएं, अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गैर मशरूत मोहब्बत करें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा करें। जब हम ये कर लेंगे तो फिर ये कीना, ये बुग़्ज़, ये हसद, ये इंतकाम की जो आग हमारे अंदर जल रही है, ये तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सियासत्ता की एक हदीस है, हज़रत अनस रावी है, एक साहब आए, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई कर्ज़ लेना था, हालांकि अभी वो डेट भी नहीं आई, वक्त भी नहीं आया जो तयशुदा था। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंची आवाज़ से बोलना शुरू किया और वो नान मुस्लिम था। और फिर इस हरकत के बाद दूसरी हरकत उसने ये की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक गले में उसने चादर डाली और इस ज़ोर से खींचा कि मुबारक गर्दन के अंदर एक खराश आई। जी, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंतकाम नहीं लिया, बदला नहीं लिया, इतना फरमाया कि ये आपने क्या किया है। आगे वो शर्मिंदा होता है कि आपने मेरा कर्ज देना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दे तो मैं इससे इंतकाम लूँ, बदला लूँ, मेरी तलवार हाजिर है। फरमाया नहीं, मैंने इसे माफ़ कर दिया है। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत बह रहा है। जब इतना बड़ा दरियाए रहमत बह रहा है तो हुजूर ने उनको माफ़ कर दिया। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक यहूदी हुजूर की बारगाह में आता है, सरकार आराम फरमा रहे हैं और देखा तो हुजूर की तलवार भी साथ रखी है। उसने तलवार उठा ली, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलवार उसने उठाई, कहने लगा मोहम्मद तुम्हें कौन बचाएगा। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा रब ही मुझे काफ़ी है, मेरा परवरदिगार ही मुझे बचाएगा। अच्छा, ये अम्बिया का तरीका है कि अम्बिया बराह रास्त अपने रब से मदद लेते हैं। अम्बिया किराम अपने सिर्फ रब के मोहताज होते हैं, वो कायनात में किसी और के मोहताज नहीं होते। तो फरमाया मेरा रब भी मुझे बचाएगा। तो उसके हाथ से ये तलवार गिर गई। तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई, फिर पलट के पूछा अब बताओ तुम्हें कौन बचाएगा। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो आप ही बचाएंगे। फरमाया नहीं, तू कलमा ही पढ़ ले। उसने कहा कलमा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। हुजूर ने फरमाया जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। तो ये अफदर गुज़र का जो मामला है हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से, हुजूर की सीरत तय्यबा से मिलता है। तो अगर आज हम पढ़ते हैं, बातें करते हैं, मगर अमल के मैदान में हम नहीं उतरते, कमाल यह है कि जो बात सुने और पढ़ें हम अमल की कोशिश करें। बेशक फिर हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द का जो मुआशरा है वो बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता। हम एक कोई गलती कर ले, मैं इसे भी क्यों माफ़ करूं, इसने ज़्यादती की है, मेरे ऊपर जुल्म किया है, इसी जुल्म को तो ही माफ़ करना है कि हम खुद मजलूम बनेंगे, जालिम को माफ़ करेंगे। फिर हदीस में आता है कि उसके हाथ को रोको, अपनी ज़बान से, अपने किरदार से उसकी मदद करो जालिम की, कि वो जो जुल्म कर रहा है उसको रोको, जिस तरीके से भी रोक सकते हो रोको, मगर बेहतरीन तरीका यही है कि माफ़ कर दो, उसे दरगुजर करो। तैफ के अंदर क्या लोगों ने पत्थर नहीं बरसाए? बिल्कुल, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इतने पत्थर बरसाए कि मुबारक जिस्म, नबूवत का जिस्म लौलुहान हो जाता है। हुजूर रहमत आलम एक दरख्त के साए के नीचे बैठते हैं, मलाइका फरिश्ते आ जाते हैं, पहाड़ों के फरिश्ते जी, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, हमने कौम लूत को हलाक किया था, 4 लाख की आबादी थी कौम लूत की, हमने पर मारे, नीचे का ऊपर का नीचे करके हलाक कर दिया, सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। इजाज़त दें तो आज हम वही काम यहाँ करके रख दें ताकि ये तैफ के लोग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, इनकी नस्लें भी आगे ना बढ़ें। मगर ज़बान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पैगाम दे रही है, क़यामत तक के लिए हुजूर का ये पैगाम था। मैं देख रहा हूँ ये पहचान वाले नहीं हैं, ये मुझे पहचानते नहीं है, अगर पहचान जाते तो बात ही ख़त्म हो जाती। ये मुझे पहचानते नहीं है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। मैं तो सरापा रहमत हूँ, मैं तो इन्हें जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल करना चाहता हूँ कि ये जन्नती बन जाएं, मेरे हाथों से हौज़े कौसर के जाम पिए, मेरे साथ ये जन्नत में जाए, मेरे रफ़ीक़े सफ़र बने। तो हुजूर चाहते क्या हो, फरमाया मैं दुआ करता हूँ तुम आमीन कह दो।
अब मलाइका आमीन कह रहे हैं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मौला ये मुझे पहचानते नहीं है, इन्हें हिदायत दे। भाई दुआ तो ये करनी थी कि हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। फरमाया नहीं, इंतकाम का बदला इंतकाम से नहीं होता, बुराई का बदला बुराई से नहीं होता, बुराई का बदला भलाई से हुआ करता है। हम भलाई से इनको नवाजेंगे, फिर देखेंगे कि आने वाली नस्लें। सार साहब, आज हम जब तैफ शरीफ में जाते हैं, वही हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो सैयदुल मुफस्सिरीन हैं, वहाँ वो सो रहे, उनका मज़ार पाक है। वहाँ तैफ शरीफ के अंदर मस्जिद है। वही के लोग, वही के बशिंदे आज मेहमान नवाज बन गए हैं। जो कल तक पत्थर बरसा रहे थे, आज वो रसूलुल्लाह के गुलामों का एहतराम करते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। फिर आप तारीख़ मक्का को देख लें, फतह मक्का कैसे हुआ। तारीख़ फतह मक्का, वहाँ पे लश्कर 10,000 का आ रहे हैं। अबू सुफियान जो उस ज़माने में मुसलमान नहीं हुआ, हाजिर होते हैं और मक्के वाले लरज रहे हैं कि आज ये मक्का फतह हो रहा है तो यहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएंगी। हमने अपने बड़े यहाँ पे जुल्म किए, उनको मक्के से निकाला, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जा रहे हैं तो क्या होगा। लोग काँप रहे हैं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे दाखिल होते हैं, मैंने हदीस की किताबों में पढ़ा है, मुबारक हुजूर की रेश ऊँट के पलान से लग रही है, यानी आर्जी व इनकसारी का पैकर बन के आ रहे हैं। मौला ये तेरी रहमत है कि तूने मुझे दोबारा मक्के में दाखिल कर दिया। फिर ऐलान क्या फरमाया कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज दरगुजर का दिन है, आज माफ़ी का दिन है, आज मैं तुमसे इंतकाम नहीं लेता, मैं तुम्हें वैसे ही माफ़ करता हूँ जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ किया। खूबसूरत, मैं तुम्हें वैसे ही माफ़ करता हूँ। बहुत खूबसूरत। और मतलब जैसे कि क्योंकि वक्त की बंदिश है, जो आपने खूबसूरत बात की कि हम उस शख्सियत के उम्मती हैं कि कूड़ा फेंका गया, लहू बहाया गया, ताकत इतनी थी कि चांद को 2 टुकड़े कर सकते थे, लेकिन हमारे बिल्कुल। तो आज बहुत ही अहम हमने गुफ्तगू की। मुझसे आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका। आज की शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी आप पीर को। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।